हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले वीडियोस में हमने एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में होने ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने फ्री कंसेंट पढ़ा, हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, हमने वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़े थे, हमने लीगल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन पढ़ा, हमने कंसिडरेशन पढ़ा। इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने वाले हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन कौन सी पार्टीज़ परफॉर्मेंस दे सकती है, कौन सी पार्टीज़ परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट कर सकती है, जॉइंट प्रॉमिसर्स क्या होते हैं, टाइम क्या होता है परफॉर्मेंस का, मैनर क्या होता है, प्लेस क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर में आप परफॉर्मेंस को डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस के मीनिंग की। परफॉर्मेंस क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने का, अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने का सबसे नेचुरल तरीका परफॉर्मेंस होता है। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप पे कोई ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन जो दोनों पार्टीज़ पे बनते हैं, उन पार्टीज़ को अगर अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने का सबसे ईजी तरीका, सबसे नेचुरल तरीका है परफॉर्मेंस। कि दोनों पार्टीज़ ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया तो उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब क्या हो चुका है, दोनों की ऑब्लिगेशंस खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स परफॉर्मिंग ऑल द प्रोमिसेस एंड फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आप पे जो ऑब्लिगेशन बन रही है, आपने किसी से पैसा उधार लिया, ठीक है, और बदले में आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं और उनका जो पैसा है वो आपको रिफ़ंड करना, रिटर्न करना है। तो आपने कुछ टाइम के बाद में अगर उनको पैसा लौटा दिया, आपने परफॉर्मेंस दे दी, तो परफॉर्मेंस के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, प्लस आपने इंटरेस्ट भी उनको दे दिया। दिस चैप्टर डील्स विद द प्रोविजंस who must perform his obligation, what should be the mode of performance and what shall be the consequences of non performance। अगर नॉन परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो क्या ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो सकती है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। परफॉर्मेंस इज़ द नेचुरल वे ऑफ डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अपनी ऑब्लिगेशन से अगर आपको पीछा छुड़ाना है तो सबसे नेचुरल तरीका है कि परफॉर्मेंस कर दो। मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 37 मेक्स इट क्लियर दैट कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड इन ईदर ऑफ टू वेज। दो तरीके होते हैं परफॉर्मेंस के। पहला तरीका है एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों पार्टीज़ पे जो पेंडिंग परफॉर्मेंसेस थी, जो पेंडिंग मेरी ऑब्लिगेशन थी, अगर मैंने वो पूरी कर दी है दोनों पार्टीज़ ने, तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, मैं आपकी शॉप पे सामान लेने के लिए आई, मैंने आपको पेमेंट किया, आपने मुझे सामान दे दिया, परफॉर्मेंस हो चुकी, दोनों की ऑब्लिगेशंस खत्म, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ये एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस होती है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा जो है ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र देती है। ऑफरर ऑफरी को ऑफ़र देगा कि मैं परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूँ। अब ऑफरी उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑफ़र अटेम्प्टेड ऑफ़र कहलाएगा। ऑफरर की तरफ से अटेम्प्टेड ऑफ़र था, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ऑफरर की कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई लायबिलिटी नहीं बचेगी। उसके राइट्स को भी आप नहीं छीन सकते। उसके जो राइट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो एज इट इज़ बने रहेंगे। By performing promise or actual performances, actual performance takes place when both the parties perform their respective promises and nothing remains to be performed in the future by them। हमने अपनी performances को पूरा कर दिया, फ्यूचर में कुछ भी होना अगर बाकी नहीं है तो ये actual performance कहलाती है, executed contract जो होता है। The contract becomes an executed contract and both the parties are discharged from the liabilities under the contract। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी liabilities बन रही थी दोनों पार्टीज़ की, उनसे वो डिस्चार्ज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ऑफर टू परफॉर्म प्रॉमिस और बाय टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर का मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया परफॉर्मेंस के लिए, दूसरी पार्टी अगर उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो अटेम्प्टेड ऑफर कहलाता है। और उसके लिए जो ऑफरर है जिसने ऑफर दिया था उसकी कोई भी लायबिलिटी, फिर अगर एक बार उसने मना कर दिया तो उसके बाद उसकी कोई भी लायबिलिटी, कोई भी ऑब्लिगेशन उस पर नहीं रहेगा। Another way of performing a contract is to make tender or offer of performance to the promisee। When the party offers performance of his obligation to the other party, it is the tender of performance। इसे offer to perform भी कहा जा सकता है, tender of performance भी कहा जा सकता है। टेंडर दो तरह के होते हैं, गुड्स एंड सर्विस का टेंडर और दूसरा होता है मनी का टेंडर। अगर आपने किसी को गुड्स डिलीवर करने के लिए, सर्विस देने के लिए टेंडर भेजा है, ऑफ़र दिया है, उस ऑफ़र को टेंडर कहते हैं। तो अगर टेंडर दिया है, उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, आप पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने मनी का टेंडर दिया है और वो रिजेक्ट हो जाता है तो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, सिर्फ उस डेट से आपका जो इंटरेस्ट लगना है वो बंद हो चुका है। ठीक है। When a valid tender of performance is not accepted by the promisee, it is an attempted performance of the contract and the promisor is not responsible for the non-performance of the promise। Next, effects of refusal of a party to perform promise wholly। सबसे पहला, अगर कोई परफॉर्मेंस देने के लिए क्लियरली मना कर देता है, पूरी तरह से मना कर देता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अब वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस लेने से मना कर देते हैं, अगर उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं,
इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने परफॉर्मेंस का जो ऑफ़र था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है तो उस पार्टी ने जिसने आपको ऑफ़र दिया है, जो ऑफरर था, उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। प्लस अगर उसको इसकी वजह से कोई लॉस हुआ है तो वो आपसे इसे कंपनसेट कर सकता है। नेक्स्ट, व्हेन परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब परफॉर्मेंस, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहला, अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है, मुझे एक कॉन्सर्ट में गाने के लिए जाना था लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई हूँ या एक्सीडेंट हो गया है, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है, तो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा लॉ कहता है कि यहाँ पे जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है वो परफॉर्म बाय लॉ कहलाता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट फिर नहीं रहेगी। नेक्स्ट, व्हेन पार्टीज़ सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज़ क्या करती है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है नई पार्टी के साथ, यानी प्रॉमिसर वही है, प्रॉमिसी नया है, या प्रॉमिसी वही है, प्रॉमिसर नया है, या फिर नए टर्म्स के साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करके उसे नया कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे देते हैं, तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आपकी जो परफॉर्मेंसेस पेंडिंग थी उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, ए को पैसा देना था बी को देना था सी को, म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुआ कि ए डायरेक्टली सी को पैसा दे देगा, तो जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए की जो बी के लिए लायबिलिटी ऑब्लिगेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसने पैसा किसको दे दिया, एक नई पार्टी को दे दिया विद द कंसेंट ऑफ बी। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिसेंडेड, अगर किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अपने ऑप्शन पे उसने वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया तो दूसरी पार्टी को फिर कोई ऑब्लिगेशन, कोई रिक्वायरमेंट, कोई ड्यूटी नहीं बन रही है। व्हेन द प्रॉमिसी रिजेक्ट्स द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अभी बताया था कि अगर टेंडर आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो उस पार्टी का जिसने आपको ऑफर दिया था कोई भी उसकी लायबिलिटी, कोई भी उसका ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। व्हेन द प्रॉमिसी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटी, अगर मैंने आपको ऑफर दिया और परफॉर्मेंस के लिए मुझे आपसे कुछ रीजनेबल फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे आप इंडिकेट करो कि आपके घर पे मैं रिपेयर करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आप कम से कम बताओ तो सही कि कौन सा पोर्शन है घर का जिसको रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं बताएंगे, अगर आप मेरी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर रीजनेबल सी फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप परफॉर्मेंस देने के लिए फिर आपकी कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। व्हेन इट इज़ अनलॉफुल, अगर परफॉर्मेंस अनलॉफुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनस लायबल फॉर परफॉर्मेंस, कौन कौन से लोग हैं जिनसे परफॉर्मेंस की डिमांड की जा सकती है। सबसे पहला, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अगर मैंने आपको ऑफ़र दिया तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें क्लियरली लिखा होता है, मतलब टर्म्स बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, परफॉर्मेंस खुद कौन देगा, प्रॉमिसर देगा। अगर मैंने किसी मूवी में किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को, किसी पर्टिकुलर एक्टर को कास्ट किया है कि मुझे शाहरुख खान ही उस मूवी में चाहिए, तो शाहरुख खान की जगह शाहरुख खान का बेटा या कोई और उस मूवी में, यानी प्रॉमिसर की जगह कोई और उस मूवी में एक्ट नहीं कर पाएगा। या फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने एक्टिंग स्किल्स के बारे में बताया, वैसे किसी की पर्सनल स्किल से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया कि किसी में सिंगिंग, डांसिंग या पेंटिंग का कोई स्किल है और आप उस स्किल को पाने के लिए अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा पर्सनल कॉन्फिडेंस, यानी कुछ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर को खुद ही परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। नंबर 2, रिप्रेजेंटेटिव। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे टर्म्स क्लियरली लिखे होते हैं कि मुझे प्रॉमिसर से ही परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे मतलब जो टर्म्स होते हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, उसे अपीयर होता है कि प्रॉमिसर की जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वहाँ पे जो प्रॉमिसर है उसकी जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देन एजेंट अगर आपने अपॉइंट किया तो वो परफॉर्मेंस दे सकता है। थर्ड पर्सन अगर अग्री करता है कि मैं प्रॉमिसर की जगह परफॉर्मेंस दे दूंगा और प्लस उस आपका जो प्रॉमिसी है वो भी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो थर्ड पर्सन के पास भी ये राइट होता है कि परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट है जॉइंट प्रॉमिसर्स। अगर जॉइंट प्रॉमिसर्स होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा प्रॉमिसर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल हैं, उस कंडीशन में प्रॉमिसी अगर चाहता है तो सेवरली एक करके परफॉर्मेंस ले सकता है, और अगर वो चाहता है तो जॉइंटली उनसे परफॉर्मेंस भी ले सकता है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जॉइंट प्रॉमिसर्स क्या होते हैं। डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़। जॉइंट प्रॉमिसर्स जो होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरह वो आपस में बटी हुई होती है। When 2 or more persons jointly promise to perform a contract, they are known as joint promisers. अगर 2 से ज़्यादा लोग आपस में प्रॉमिस करते हैं, मतलब प्रॉमिसी से प्रॉमिस करते हैं कि मिल के वो परफॉर्मेंस देंगे, तो वो जॉइंट प्रॉमिसर्स कहलाते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स, डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी विल बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब देखो, ये देखना है अगर आपको कि परफॉर्मेंस जो पेंडिंग है वो किस तरह देंगे, यानी जॉइंट प्रॉमिसर्स किस तरह परफॉर्मेंस देते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। A, B, C
3 प्रोमिसर्स है जिन्होंने पैसा उधार लिया डी से। कितना? उन्होंने पैसा उधार लिया एग्जाम्पल के लिए 3000 रुपीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन, यानी 3 प्रोमिसर है ABC और एक प्रोमिसी आपका डी। ऑल जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस ड्यूरिंग द जॉइंट लाइव्स। अगर तीनों जिंदा हैं तो तीनों 1,000 किसे पे करेंगे? डी को पे करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर और प्रोमिसर्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। तीनों प्रोमिसर में से किसी एक प्रोमिसर की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई। अब क्या पेमेंट बी और सी ही करेंगे? ए फ्री हो चुका है और सारा बर्डन बी और सी पे आ चुका है, ऐसा नहीं है। अब ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के साथ मिलके किसको पेमेंट करेगा? डी को। यानी ये दोनों पे करेंगे 1,000 और एक बाकी का जो 1,000 है वो कौन पे करेगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तीसरी कंडीशन में अगर लास्ट यानी तीनों के तीनों जो आपके प्रोमिसर्स थे, जो लास्ट सर्वाइवर था एग्जाम्पल के लिए सी बचा था, उसकी भी डेथ हो गई, अब तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके ही किसको पेमेंट करेंगे? डी को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में। हमारा जो इंडिया का लॉ है वो ये कहता है कि सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल होते हैं पेमेंट करने के लिए, जबकि इंग्लिश लॉ कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे ये लायबिलिटी नहीं जाती है, सिर्फ जो लास्ट सर्वाइवर होता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही पेमेंट करने के लिए या फिर जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए उसको लायबल ठहराया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। नंबर 1, जॉइंटली और सेवरली कंपेल टू परफॉर्म। आपका प्रोमिसी आपको जिस तरह कंपेल करता है कि मुझे सारा पेमेंट ए से ही चाहिए, सारा बी से ही चाहिए, या फिर मुझे तीनों मिलके दो, या ए और बी मुझे देंगे, बी और सी मुझे देंगे, तो वो सेवरली भी कह सकते हैं और जॉइंटली भी आपको कंपेल कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं द जॉइंट प्रोमिसर्स में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डी ने कहा कि मुझे सारा का सारा पैसा ए से चाहिए, तो बी और जो सी है वो क्या फ्री हो चुके हैं? वो फ्री नहीं हुए हैं। उन एक बार का जो सारा पेमेंट था ए ने कर दिया है, लेकिन ए और बी और सी इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी बी और सी की जो लायबिलिटी ए के लिए है उससे वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। जो कंट्रीब्यूशन था बी और सी का वो ए उनसे ले सकता है, यानी 3,000 अगर ए ने पे किया तो 1,000 वो बी और सी से बाद में ले लेगा। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर इन तीनों प्रोमिसर में से कोई एक भी प्रोमिसर इनकैपेबल हो जाता है, यानी बी है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसने अपॉइंट नहीं किया, किसी से पैसा नहीं लेंगे आप, मतलब जब तक वो है तब तक उसकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। अब वो इनकैपेबल हो गया है तो ए और सी बी की तो डेथ हो गई है, तो ए और सी जिन्होंने पेमेंट किया है, अगर ए ने एक बार सारा पेमेंट कर दिया यानी 3,000 उसने पे कर दिया, तो मतलब जो बी का 1,000 था वो तो डूब गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। डिफ़ॉल्ट का जो पैसा था, जो लॉस का पैसा था, वो अब दोनों मिलके शेयर करेंगे, ए और सी दोनों मिलके शेयर करेंगे, यानी बी का जो पैसा डूब गया, जो लॉस में चला गया है, यानी जो 1,000 रुपीज़ था वो आधा सी देगा और आधा ए देगा। मतलब ए अब सी से कितना अमाउंट लेने वाला है? उसने 3,000 पे किया था तीनों के लिए, अब वो उसे 1,500 रुपीज़ लेगा, यानी 1,000 तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है और 500 जो डिफ़ॉल्ट था वो अमाउंट उन दोनों ने शेयर कर लिया लॉस का, 500 और 500, तो 1,500 वो किससे ले लेगा? सी से लेगा। एक्सेप्शन, नो कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ द प्रोमिसर इज़ ईदर प्रिंसिपल डेटर और शॉर्टी। अगर प्रोमिसर्स जो होते हैं आपस में वो शॉर्टी और डेटर है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर डेटर और शॉर्टी है और आपका जो प्रोमिसी था उसने कंपेल किया शॉर्टी को पेमेंट करने के लिए कि तुम सारा पेमेंट करो, तो शॉर्टी ने अगर सारा पेमेंट कर दिया तो पूरी की पूरी अमाउंट किससे लेगा? प्रिंसिपल डेटर से लेगा। लेकिन अगर उसने कंपेल किया, प्रोमिसी ने कंपेल किया डेटर को, तो अब वो शॉर्टी से एक पैसा भी नहीं ले सकता, क्योंकि लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी थी? प्रिंसिपल डेटर की थी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ एनी जॉइंट प्रोमिसर। A release of one of the joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisors and their liability continues as before। अब मैंने आपको जो बात बताई थी, डी ने ए को डिस्चार्ज रिलीज़ कर दिया कि तुम अब पेमेंट मत करना, मैं सारा पैसा बी और सी से लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है बी और सी फ्री हो गए, पेमेंट बी और सी को करना पड़ेगा। यानी अगर एक पार्टी को रिलीज़ कर दिया तो बाकी की जो पार्टीज़ है, बाकी की जो प्रोमिसर्स है, वो उनकी लायबिलिटी एज इट इज़ बनी रहती है। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया डी के साथ, यानी बी और सी ने मिलकर डी को पेमेंट कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आते हैं ए, बी और सी के बीच में, तो ए की जो लायबिलिटी बी और सी के लिए थी वो एज इट इज़ बनी हुई है, उसे वो कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हें बी और सी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स की। अब तक हम बात कर रहे थे प्रोमिसर्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे प्रोमिसीज बहुत सारे हैं, यानी पैसा जो लेने वाले हैं वो 3 लोग हैं, पैसा देने वाला एक है, यानी प्रोमिसी जो है वो मतलब पहले हमने बात की थी प्रोमिसी एक था, यहाँ प्रोमिसी बहुत सारे हैं, प्रोमिसर एक है।
व्हेन अ पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस इन फेवर ऑफ 2 or more person jointly, the devolution of joint rights will take place in the following order. Number 1, during the joint lives of all the persons. अगर हम पैसा लेने वाले ए बी सी, अब समझ लो एग्जाम्पल के लिए डी ने पैसा उधार लिया और उसको पेमेंट करना है ए बी और सी को, तीनों अगर जिंदा है तो तीनों के तीनों उससे पैसा लेंगे। सेकेंड, आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर ए बी सी तीनों को पैसा लेना था और ए की डेथ हो गई तो बी और सी उनको अपना पैसा मिल जाएगा, प्लस ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके पास राइट होगा कि वो उन दोनों से कंट्रीब्यूशन ले सकता है। नेक्स्ट लास्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, अगर ए बी सी तीनों की डेथ हो जाती है तो तीनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डी से पैसा ले सकते हैं, और वो पैसा देने से मना कर देता है तो उनके पास राइट होता है उन पर क्लेम करने का। नेक्स्ट, पर्सनस एंटाइटल्ड टू डिमांड परफॉर्मेंस। कौन कौन से लोग होते हैं जो परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा कौन कौन से लोग हैं जो परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल है। प्रोमिसर था, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, एजेंट था, देन थर्ड पर्सन था, जॉइंट प्रोमिसर्स की कंडीशन में क्या चीज़ें होती है वो हमने पढ़ी। अब है कौन कौन से लोग हैं जो परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोमिसी हिमसेल्फ, आपने मुझे ऑफ़र किया था तो मैं आपसे परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती हूँ। नंबर 2, द थर्ड पर्सन, या कोई थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था अभी जब लास्ट हमने कोई टॉपिक किया था कंसिडरेशन वाला, तो हमने एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, यानी हमारा लॉ कहता है कि जो पार्टीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वो ही कंसिडरेशन की डिमांड कर सकती है, परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। लेकिन हमारा लॉ ये कहता है कि थर्ड पर्सन कुछ कंडीशंस में, जैसे हमने उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे एक्नॉलेजमेंट में, असाइनमेंट में, ट्रस्ट, अगर आप किसी ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हो तो उन कंडीशन में थर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी अगर परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेरी कोई ऐसा टर्म ऐड नहीं किया गया है, कुछ ऐसा इंडिकेट ना हो रहा हो। टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगा, किस तरह से आपको परफॉर्मेंस देना है, यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली टाइम, प्लेस और मैनर, इनसे जुड़े हुए जो सेक्शंस है 46 to 50 सेक्शंस है जो इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा है और ना ही ये लिखा है कि प्रॉमिस ये अप्लाई करेगा तभी आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, तो आप क्या करेंगे, एक रीजनेबल टाइम पे, यानी प्रॉमिसर जो होगा रीजनेबल टाइम पे यूजुअल आवर्स में परफॉर्मेंस दे देगा। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक केस के लिए रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, वेयर द टाइम इज़ स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड, यानी टाइम स्पेसिफिक लिखा गया है कि इस डेट को आपको मुझे माल डिलीवर करना है और उस माल को डिलीवर करने के लिए मैं आपको कोई भी तरह की एप्लीकेशन नहीं लिख दूंगा, कोई कॉल नहीं करूँगा, डायरेक्ट माल डिलीवर कर देना। तो उस स्पेसिफिक डेट पे, यूजुअल आवर्स पे आप जो आपने उन्होंने जगह बताई है, जो प्रॉपर प्लेस बताया, उस जगह पे आप क्या कर देंगे, उस जगह पे आप उस सामान को डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट है, वेयर द डे स्पेसिफाइड बट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस इज टू बी मेड, मैंने आपको डेट बता दी कि इस डेट को माल डिलीवर कर देना, लेकिन मैं कॉल करूँ तो ही डिलीवर करना। तो अब ड्यूटी है प्रॉमिसी की, वो कॉल करेगा किसको, प्रॉमिसर को, या उसको एप्लीकेशन देगा कि आप मुझे परफॉर्मेंस दो या जो माल है उसको डिलीवर कर दो, और मेरे एप्लीकेशन देने के बाद, यानी मैं प्रॉमिस हूँ तो मेरे अप्लाई करने के बाद ही आप क्या करेंगे, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे या डिलीवरी देंगे सामान की। नेक्स्ट, वेयर नो प्लेस इज़ फिक्स्ड एंड नो एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस इज टू बी मेड, ना तो हमने कोई जगह फिक्स करी है और ना वो मुझे अप्लाई करने वाला है, मतलब ना प्रॉमिस ही मुझे फ़ोन करके जगह बताने वाला है, तो फिर हम रिजनेबल जो जगह होती है, यानी एक बार के लिए मैं आपको कॉल करूँगी, आपको ये कहूँगी कि प्रॉपर जगह जो है मुझे अपॉइंट कर दीजिए और उस जगह पे मैं आपको माल की डिलीवरी दे दूँगी। नेक्स्ट, वेयर द मैनर एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज़ प्रिस्क्राइब बाय द प्रॉमिसी, अगर प्रॉमिसी ने सही जगह बताइए, सही टाइम बताया, सही तरीका बता दिया कि इस जगह पे, इस टाइम पे, इस तरीके से मुझे डिलीवरी दे देना, तो उसका जो सैंक्शन तरीका है, उसका जो मैनर है सैंक्शन या प्रिस्क्राइब है, उसी मैनर में आप परफॉर्मेंस देंगे। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं, वो प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होते हैं, यानी मैंने आपको प्रॉमिस दिया इन कंसिडरेशन और एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आपने मुझे क्या दे दिया, एक प्रॉमिस दे दिया। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे कंपनी के मैनेजर हो जाएंगे, ठीक है, आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो बदले में मैं आपको 30,000 रुपीज़ एज ए सैलरी आपको पे करूँगी। मैंने आपको सैलरी पे करने का प्रॉमिस किया, आपने मुझे सर्विसेज देने का प्रॉमिस किया, तो हम दोनों ने एज ए कंसिडरेशन एक दूसरे को प्रॉमिस किया। ये म्यूचुअल प्रॉमिसेस ही क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाते हैं, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are reciprocal promises as per section 2F. Under such promises, one party promises to do or not to do something in consideration और other parties promises to do or not to do something। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं कुछ करूँगी, आपने मुझे प्रॉमिस किया। अब not to do यानी एब्सटेन कर रहे हैं कि आपने मुझे कहा कि मैं आप पे केस नहीं करूँगा, बदले में आप मुझे पैसा दे देना, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया पैसा देने का, आपने मुझे प्रॉमिस किया कुछ काम न करने का।
नेक्स्ट 3 कैटेगरीज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। नंबर 1 म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, ये वो प्रोमिसेस होते हैं जो म्यूचुअल हम दोनों ने प्रॉमिस किए हैं एक दूसरे को। और इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, मुझे परफॉर्मेंस देने के लिए आपकी परफॉर्मेंस की का मैं वेट नहीं करूँगी और ना ही आपकी विलिंगनेस का वेट करूँगी, मैं परफॉर्मेंस दे दूँगी। यानी वो प्रोमिसेस, म्यूचुअल प्रोमिसेस, जहाँ पे एक पार्टी परफॉर्मेंस देने के लिए दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस का वेट नहीं करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि मंडे को माल डिलीवर करवा देना और फ्राइडे को आपको पेमेंट कर दूंगी, तो आप फ्राइडे का वेट नहीं करेंगे, आप मंडे को क्या करेंगे, माल को डिलीवर करवा देंगे। नेक्स्ट म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस, ये होते हैं जो प्रोमिसेस एक टाइम पे, जो प्रोमिसेस मतलब जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, म्यूचुअल है, डिपेंडेंट है, दोनों पार्टीज़ एक साथ सिमिल्टेनियसली इनको परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट कंडीशनल और डिपेंडेंट प्रोमिसेस, ये वो प्रोमिसेस होते हैं जहाँ पे एक कंडीशन ऐड होती है। यानी क्या होता है, जब तक एक पार्टी ये वाला काम नहीं करेगी, इस कंडीशन को परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये होते हैं कंडीशनल और डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि पहले आप परफॉर्मेंस दोगे, कंडीशन को पूरा करोगे, तभी जाके मैं परफॉर्मेंस दूंगी। आप मेरी घड़ी ढूंढ के लेके आओगे, तभी मैं आपको जो रिवॉर्ड मैंने डिक्लेयर किया है वो दूंगी। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, क्या इनके बारे में रूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक जैसे मैंने आपको कैश ट्रांजेक्शन बताया था कि तो एक ही टाइम परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस करना जहाँ ज़रूरी होता है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे प्रॉमिसर को कभी परफॉर्मेंस नहीं देना चाहिए अगर प्रॉमिसी की तरफ से उसको विलिंगनेस शो नहीं हो रही हो। अगर वो रेडी नहीं होता परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिसी, या उसका विलिंगनेस नहीं दिख रहा है, तो प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस वेयर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, अगर ऑर्डर फिक्स है कि पहले आप पेमेंट करेंगे फिर मैं दूंगी, अगर ऐसा या तो एक्सप्रेसली लिखा गया है या कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से इम्प्लाइड होता है, तो फिर उस ऑर्डर में ही हम परफॉर्मेंस देंगे। परफॉर्मेंस वेयर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज़ नॉट फिक्स्ड, अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो उस नेचर यानी कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन पहले। एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि अपना स्टॉक मुझे डिलीवर कर देना और इसका कुछ ये अमाउंट है, मैं आपको एडवांस दे दूँगी, फिर सारा पेमेंट कर दूँगी। तो जब तक एडवांस नहीं आएगा, तब तक मुझे इंडिकेशन मिला है, तब तक मैं सामान को डिलीवर नहीं करूँगी। नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, अगर कोई पार्टी आपको परफॉर्मेंस करने से प्रिवेंट करती है, तो जो प्रिवेंटिंग पार्टी है वो एट डिफ़ॉल्ट है और आपको उसकी परफॉर्मेंस देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय द पार्टी हु इज़ टू परफॉर्म फर्स्ट, अगर जिसको परफॉर्मेंस पहले देना था वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो जो दूसरी पार्टी है यानी जो आपका प्रॉमिसी, एग्जांपल के लिए प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस, प्रॉमिसर से पहले रिक्वायरमेंट थी परफॉर्मेंस की, अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो जो दूसरी पार्टी है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, उसको परफॉर्मेंस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, अगर ऐसा प्रॉमिस है जिसमें आधा जो परफॉर्मेंस है वो तो लीगल है और आधा इलीगल है, तो जो पहला सेट था लीगल का वो तो क्या हो जाएगा, उसको परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया जा सकता है, लेकिन जो इलीगल पार्ट था उसको परफॉर्म करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता आपको। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि घर को आपने एक घर तो रहने के लिए लिया और एक गैम्बलिंग के लिए। एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप मेरा घर खरीद रहे हो, रहने के लिए लेते हो तो 10,000 में मैं आपको वो घर दे दूँगी, और अगर गैम्बलिंग के लिए लेते हो तो मैं आपको 1 लाख में वो घर दूँगी। तो आप जो परफॉर्मेंस आपसे रिक्वायर्ड है वो 10,000 के लिए वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन 1 लाख यानी गैम्बलिंग का जो आपका इंटेंशन था, ऑब्जेक्ट था, उसके लिए वो उस परफॉर्मेंस के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि एक हम बात करते हैं, एक बोरोवर है और एक लेंडर है, ठीक है। एक आदमी ने, ए बोरोवर है और बी लेंडर है, ए ने बी से 2, 3, 4 लोन्स लिए हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे डेब्ट्स लिए हैं। अब बी को, मतलब एक मैंने 2010 में लोन लिया, एक 12 में लिया, एक 14 में लिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में मैं उन लोन्स का पेमेंट करूँगी, ठीक है ना। तो मैंने ये लोन का पेमेंट करते टाइम पे, जैसे जब मैं पेमेंट करूँगी उस पेमेंट से कौन से डेब्ट को, कौन से लोन को एडजस्ट करना है, ठीक है, किसका एप्रोप्रिएशन करना है, इनके रिगार्ड में कुछ रूल्स बने हुए हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन 59 to 61 है जो इसको स्पेसिफाई करता है। सबसे पहला बात ध्यान रखना कि लोन्स बहुत सारे हैं, आपने पेमेंट किया, उस पेमेंट से कौन से लोन का, कौन से डेब्ट का एप्रोप्रिएशन करना है, किसको सेटल करना है, किसको एडजस्ट करना है, ये इंडिकेशन किस तरह से मिलते हैं। सबसे पहला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज़ इंडिकेटेड। अगर बोरोवर ने कह दिया, जैसे एग्जांपल के लिए 1-1 लाख के मैंने 3 लोन लिए, मैंने आपको 2 लाख रुपीज़ दिए, ठीक है, और मैंने आपको इंडिकेट कर दिया कि एक तो मेरा 2010 वाला जो लोन है वो सेटल कर देना, एक 2012 वाला सेटल कर देना, ठीक है। तो मैंने आपको इंडिकेशन दिया, तो लेंडर को बोरोवर की इंडिकेशन के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, जो लोन्स थे, जो डेब्ट्स थे, उनका सेटलमेंट करना पड़ेगा, उनको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा।
नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। अगर मैंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, मैंने सिर्फ पैसा दे दिया और आपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे उसके लिए कोई इंडिकेशन अगर आपको नहीं दिया है, तो ये लेंडर पर डिपेंड करता है। लेंडर अपनी मर्ज़ी से जिन डेब्ट्स को, जिन लोन्स को सेटल करना चाहता है और जिनको अप्रोप्रिएट करना चाहता है, जिनको एडजस्ट करना चाहता है, उनको कर सकता है। अब जैसे अब इन एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था टाइम बार्ड लोन्स क्या होते हैं, डेब्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने कुछ इंडिकेट नहीं किया कि किसका एडजस्टमेंट करना है, तो लेंडर अपनी मर्ज़ी से टाइम बाद जो डेब्ट्स होते हैं उनका भी एडजस्टमेंट कर सकता है। जिन डेब्ट्स के लिए मैंने 3 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं किया, मैं उनके लिए भी जो पैसा है वो एडजस्ट कर सकती हूँ। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। ना तो आपने मुझे इंडिकेशन दिया और ना ही मैंने अपनी बुक्स में कोई एंट्री करी है, सिर्फ पेमेंट मेरे पास आ गया है, तो हमारा लॉ ये कहता है कि यहाँ प्रायोरिटी मिलती है टाइम को। यानी जो लोन्स पहले आए थे, चाहे वो टाइम बार डेब्ट्स क्यों ना हो, उनका पेमेंट पहले किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने मुझे अगर 2 लाख रुपए दिए तो माना जाएगा 2010 का जो 1 लाख का लोन था वो पूरा हो गया, और 2012 वाला, चाहे 2010 का जो लोन था वो भले ही टाइम बार्ड हो चुका हो, लेकिन फिर भी उस लोन का एडजस्टमेंट माना जाएगा, उसको अप्रोप्रिएटेड माना जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 59 ये कहता है कि अगर बोरोवर कुछ इंडिकेट कर रहा है, 60 कहता है कि अगर उसने कुछ इंडिकेट नहीं किया तो यहाँ किसकी चलेगी, लेंडर की चलेगी, और 61 कहता है दोनों तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है, दोनों तरफ से अप्रोप्रिएशन का कोई भी उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो हमारा लॉ कहता है कि प्रायोरिटी किसको मिलती है, टाइम को मिलती है। जो लोन्स पहले लिए होते हैं उनका एडजस्टमेंट, उनका अप्रोप्रिएशन पहले हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।